आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स वायु पर। हालांकि पिछली वीडियो मैंने बता चुका हूं आपको, लेकिन वायु पिछली वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी। तो एयर क्या है, ठीक है, एयर क्या है और एयर में कौन सी एयर के बारे में आपको बता रहा हूँ ज़्यादा अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। ठीक है, एयर को हम हवा भी कह रहे हैं यहाँ पर, हवा और वायु एक ही बात है। अब हवा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वायु क्या है, कुचालक है। क्यों है कुचालक? क्योंकि पृथ्वी के बाहर जो आवरण है वो वायुमंडल है और वो ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, और सूर्य की सारी गर्मी भी नहीं आने देता है, अच्छी बात है। जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं है, चंद्रमा पर जितनी गर्मी सूर्य से आती है उतनी बाहर भी जाती है। इसलिए चंद्रमा का अधिकतम तापमान 110 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 190 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने में तो आदमी जल जाएगा और इतने में बर्फ बन जाएगी। ठीक है, आप समझ गए अंतर, वायुमंडल क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं वायु किस रूप में उपयोगी है। प्राकृतिक संपदा है वैसे ये, और ध्यान रखिए जैवमंडल का अजैविक घटक है। मैंने आपको बताया था कल कि जैवमंडल के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। आप देख लीजिए, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आप देखिए वायु क्या है, तो मैं फिर बता देता हूँ। वायु एक मिश्रण है। ठीक है, अब मिश्रण क्या है कल बताया था। ठीक है, मिश्रण क्या है, किसी भी पदार्थ का अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ होना। ठीक है, जैसे वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि है, जल वाष्प है। दूसरी बात मैंने कुचालक बताई थी। ये दो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है सीधे सीधे, ठीक, कि मिश्रण है या क्या है, या कुचालक है या सुचालक है, एक नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब वायु के उपयोग क्या है, मतलब फंक्शन क्या है हमारी धरती पर। तो एक तो श्वास के लिए, क्योंकि अन्य ग्रहों पर ऐसा तो है नहीं, श्वास के लिए वायु। अब श्वास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए ऑक्सीजन का सीधे से संबंध है। ठीक है, तो श्वास के रूप में किस प्रकार उपयोगी है, सीधे सीधे हम जब बात करेंगे। जलवायु के नियंत्रण में किस प्रकार उपयोगी है, वर्षा लाने में इसकी किस प्रकार भूमिका है, और चौथा आप याद रखें पवन में किस प्रकार है। बस पवन और तूफान में क्या है। ठीक है, आप अगर ये समझ गए एनसीईआरटी 9 का बेस आपको आ गया। ठीक, क्लियर है। तो वायु आप समझ गए बेस। अच्छा, अब श्वास के रूप में किस प्रकार है, क्योंकि मेन तो श्वास है, मुख्य क्रिया जो है वो श्वास है। अब श्वास, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ध्यान रखिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए क्या है फ्रेंड जरूरी, ऑक्सीजन है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है वायुमंडल में और CO2 0.03% है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ क्यों नहीं रहा है ज्यादा। ठीक है, इसके कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि श्वास के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब कोशिका दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब मैं इनमें अंतर नहीं बताऊंगा आपको अभी फिलहाल, लेकिन आप ये समझ जाइए कि कोशिका क्या करती है शरीर में। ठीक है, तो पहले आप ध्यान रखिए, जो हम खाना खाते हैं, ध्यान रखिए भोजन का सांस लेने से संबंध है। जो हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, शायद यही फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए हम सांस लेते हैं। ठीक है, मतलब हम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ले रहे हैं सांस। ध्यान रखिए, हृदय की धड़कन के लिए ले रहे हैं हम सांस, हम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए सांस लेते हैं। ठीक है, भले वहां से फिर वो संचरण होता है। तो आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, सीधे सीधे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और जब हम ग्लूकोज तोड़ते हैं तो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है CO2, जिसको हम छोड़ते हैं। अब आप समझ गए श्वास की क्रिया, समझ गए ना आप, कि हम भोजन ले रहे हैं और उसका ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज तोड़ने में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन लेके CO2 बन रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में संबंधित हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 बनती रहती है और जाती रहती आती रहती। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। CO2 पे ज्यादा फोकस करेंगे आप, ध्यान रखिए CO2 एनसीईआरटी में ज्यादा दिया हुआ है उसने, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के फंक्शन ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि आग जलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए CO2, जैसे वो फायर वाले सिलेंडर होते हैं, तो आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं और जलाने के लिए ऑक्सीजन का करते हैं। आपने देखा होगा ये दोनों आपस में संबंधित इस रूप में तो है, और किस रूप में है, जंगल में आग लगती है तो जंगल में आग लगती है तो किसी खपत हो रही है, खर्च क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, और निकाल क्या रही है, CO2। ठीक, हम गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं, ईंधन जलाते हैं, बन क्या रहे हैं, CO2। ठीक है, और ये इतना बन चुका है कि आज ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो चुकी है। ठीक है, इसको इतना भी नहीं बनना देना है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ उसने, कि CO2 कैसे बन रहा है, किस किस रूप में बन रहा है, कारखाने से बन रहा है, धुएं से बन रहा है, सांस लेने से बन रहा है। ठीक है, जलवायु से कैसे बनता है, पवन के रूप में क्या भूमिका है इसकी। तो CO2 पे ज्यादा फोकस करें आप, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि CO2 का संबंध सांस से किस प्रकार है, और दहन में, दहन का मतलब है आग, आग से किस प्रकार, आप समझ गए। तो आग बुझाने में CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। अच्छा, अब जलवायु के नियंत्रण में पहुंचते हैं। जलवायु का मतलब है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें यहां पर जीवन जीना है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि शुक्र, ध्यान रखिए एक बात आप, हाँ यहां पर बताना भूल गया
कि शुक्र व मंगल, जहां पर जीवन ज्यादा है नहीं, संभावना है नहीं, मंगल पर कह रहे थे लेकिन है नहीं, यहां पर आपको बता दूं 95% तक CO2 होती है। एक क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है, 95 से 97 दिया हुआ उन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां होती है। तो आप ये लगा लो कि अगर यहाँ आदमी जाएगा तो जाते ही मर जाएगा, क्योंकि इसको तो हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो CO2 का ही ज्यादा दिया हुआ, आप देख लीजिए। तो मैं आपको जलवायु बता रहा था, तो जलवायु मैं आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन रिपीट में कर लेता हूं। वही चंद्रमा और पृथ्वी का एग्जाम्पल। चंद्रमा के बाहर वायु का आवरण नहीं है, जबकि पृथ्वी के बाहर है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और यहाँ पर वायुमंडल में अनेक गैस है जिनको हम परतों के रूप में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि हम पढ़ते हैं कि भाई कौन सी परत नीचे है, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप इत्यादि वगैरह हम पढ़ रहे हैं, बहिर्मंडल। तो ये हम किसके मंडल पढ़ रहे हैं, क्या है ये वायुमंडल की परतें हैं जो पृथ्वी के बाहर है। पिछली वीडियो में आपको बताया था पृथ्वी के बाहर जो ये परतें हैं, यहाँ पर देखिए आप ये। तो ये क्या करता है, सूर्य की किरण, आज हमने गैसें इतनी उत्पादित कर दी कि ओजोन जो है वो समताप मंडल में था, उस पर छेद हो गया। इसके बाद उसका भी टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर छेद आज हो चुका है ओजोन में, तो नुकसान है। अगर ओजोन में छेद होगा तो सारी किरणें, कहने का मतलब यह है कि छेद होने का नुकसान क्या है, यहाँ पर किरणें आ रही है अंदर, सब सारी किरणें अंदर आ रही हैं, और ये किरण इतनी हमने अंदर कर दी कि अब ये बाहर नहीं जा रही है। आप समझ रहे हैं। अब जब बाहर क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वायु का घेरा बना हुआ है। अब कोई चीज चक्रव्यूह में फंस गई, अब वो बाहर न जाए, तो वो रूप ले रही है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। मतलब ये है कि ओजोन का संबंध किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। और किसका संबंध है, जलवायु का। मतलब प्रभावित किसको कर रहा है, जलवायु कर रहा है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे ओजोन हो। क्लियर है। इसलिए ओजोन भी दिया हुआ है, ओजोन का फॉर्मूला है O3, ठीक है। तो जलवायु को किस प्रकार कर रहा है, आप बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार कर रहा है। क्योंकि हमारी परत बनी हुई है जिसमें कि CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, जलवाष्प भी है। तो इनका एक बैलेंस रूप है, ठीक है, एक मिश्रण है, और जो कि जरूरी है। अगर CO2 ना हो तो जीवन तब भी मुश्किल है, ठीक है। अगर ऐसा आप ये ना सोचें कि हम CO2 छोड़ रहे हैं और CO2 अगर कुछ भी ना हो तो हम जीवित रह जाएंगे, नहीं रह पाएंगे फ्रेंड्स, जीवित नहीं रह पाएंगे हम। क्योंकि कारण सुनो, हम जीवित क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे की सोचो, पेड़ पौधे CO2 की उपस्थिति में तो खाना बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे क्यों हैं, अगर हमारे लिए जरूरी नहीं है तो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश से संश्लेषण, आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस CO2 की उपस्थिति में ही संभव है, ठीक है। और CO2 नहीं होगी तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे, और पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाना क्या खाएंगे, ठीक है, जीवित नहीं रह पाएंगे। आप समझ रहे हैं, जितना जरूरी ऑक्सीजन है उतना ही जरूरी क्या है, CO2 है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं वर्षा लाने में क्या भूमिका है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ लेना, वर्षा लाने में किस प्रकार भूमिका है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं समझ गए होंगे इसको, ठीक है। वर्षा लाने में किस प्रकार भूमिका है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले वर्षा से पहले आप पवन पढ़ लीजिए, ठीक है। पवन में किस प्रकार है, तो पवन क्या है, ठीक है। पवन और समीर एक ही बात है, ठीक है। लेकिन तेज तूफान थोड़ा अलग चीज है। तेज तूफान मतलब थोड़ा तेजी से जब हवा चलती है, थोड़ा तेज, ठीक है। पवन क्यों चलती है, कारण क्या है, आपने देखा होगा कभी हम दिन में गर्मी होती है और शाम को ठंडी हवा में लगती है, वो हवा क्या है, वो हवा क्यों चल रही है, ठीक है। तो हवा चलने का कारण सीधे सीधे ये है, हवा चलने का बारिश से संबंध है, ठीक है। हवा चलने का वर्षा से संबंध है, अभी आगे आएगा। तो पवन क्यों चलती है, देखिए ये सूर्य है और ये स्थल भाग, आप समझिए कोई स्थल भाग है या जलीय भाग कुछ ही मान लो। यहाँ पर जब सूर्य किरण पड़ती है, सारा रोल सूर्य का है, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी से बाहर। तो जब यहाँ पर सूर्य किरण पड़ती है, स्थल भाग गर्म होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है पानी से। स्थल भाग गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो जो यहाँ पर हवा रही होगी वो ऊपर उठी, क्योंकि पता होना चाहिए गर्म हवा ऊपर उठेगी, नीचे नहीं बैठेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है। अब जहां से गर्म हवा ऊपर उठी, यहां पर खाली स्थान हुआ, खाली हो गया स्थान, और खाली स्थान को कह सकते हैं आप कम वायुदाब का क्षेत्र, क्योंकि वायुदाब तो कम हो गया, प्रेशर तो ऊपर को जा रहा है। अब इस कम वायुदाब को क्षेत्र को भरने के लिए अन्य स्थान, अर्थात समुद्र से हो सकता है, कहीं से भी हवाएं चलती हैं इसको भरने के लिए, ठीक। इसको भरने के लिए हवा चलेंगे, तो जो उस दौरान जो हवा चलेगी वही पवन के रूप में हमारे सामने दिखती है, ठीक है। चाहे वो कहीं से भी हो, हवाएं केवल समुद्र से नहीं बल्कि अन्य जगहों से कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने जाती हैं, जहां से कि हवा ऊपर उठ चुकी है, वही पवन है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप कि हवा क्यों चल रही है, ठीक है ना। इसी को हम समीर कह रहे हैं, जो कि ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो हम देखते हैं कि वो शाम को ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा शाम को ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं अपेक्षा के दिन के, क्योंकि दिन में ताप ज़्यादा होता है, ठीक है, शाम को कम होता है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और जब ये तेज रूप ले लेती है तो तेज तूफान, कुछ खास अंतर ये है नहीं, तेज तूफान कुछ अलग चीज़ नहीं है। जब ये तेज हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही तेजी से प्रेशर ये बढ़ती है, तब ये क्या हो जाती है, कम वायुदाब को क्षेत्र को भरने को जाती है और
तेज हवाओं के रूप में, तूफान, आंधी के रूप में ये आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो वर्षा का पैटर्न है वो पवनों के पैटर्न पर डिपेंड होता है। ठीक है, वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पे डिपेंड होता है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्षा क्या है। वर्षा, व्हाट इज रेन, थोड़ा बेसिक में आपको बता रहा हूँ, इसके वस्तुनिष्ठ जब हम करेंगे तो आप उसको देख लीजिए, एक ही वीडियो में ये लंबा हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए वर्षा क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वर्षा परिणाम मैंने बताया था आपको संघनन का है, कंडेंसेशन एक, क्लियर हो गया। वर्षा अम्लीय वर्षा होती है वो बात की बात है, वो प्रदूषण में आ जाएगा। कंडेंसेशन क्या है, ठीक है, तो कंडेंसेशन और वाष्पीकरण दो प्रक्रियाएं हैं। कंडेंसेशन आप देख लीजिए, गैस का फ्रेंड्स क्या बनना, द्रव बनना, सीधे सीधे गैस का द्रव बनना कंडेंसेशन कहलाता है। सीधे सीधे वर्षा गैस का द्रव बनता है। कैसे, जो वाष्प है, वाष्प क्या है, गैस है, वाष्प तो गैस हुई ना, वाष्प क्या है, जल वाष्प, गैस हुई। और इसे, हाँ मैं जल वाष्प लिखता हूं इसको तो क्लियर हो जाएगा। जल वाष्प का जब क्या बनेगा, द्रव बनेगा। कैसे, अब ये द्रव कैसे बना, बादल के रूप में। द्रव का मतलब है यहाँ पर बादल जो होते हैं। ठीक है, और ये बादल कहाँ से बने, जल वाष्प से बने। जल वाष्प कैसे बना, जब सूर्य के प्रकाश जब समुद्र से गया और वहां से वाष्प बना। आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये सूर्य क्या करता है, समुद्र पे या कहीं भी अपनी लाइट से क्या करता है, भाप बनाता है। तो भाप बना, तो आप इस प्रक्रिया को समझिए, सूर्य है, लाइट पड़ी, भाप बना, और भाप से क्या बना, द्रव बना। तो भाप से द्रव बनना कहलाता है संघनन, और ये ही कहलाता है वर्षा का परिणाम। लेकिन एकदम वर्षा नहीं होती है। वर्षा कब होगी, जब ये बूंद बड़ी बनेगी। पहले तो छोटी बूंद होगी और संघनित होकर ये इकट्ठा हो जाएंगे जगह। तो सूर्य से यहाँ पर किरणें पड़ती है और ये जलवाष्प बनती है, और जलवाष्प का द्रव बनता है, यही संघनन है। ठीक है, मतलब वाष्प का द्रव बनना संघनन, और द्रव का वाष्प बनना वाष्पीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों आपस में विपरीत क्रियाएं हैं, आप इसको क्लियर कर लीजिए। अभी तो पूछा भी गया एक बार कि वर्षा किसका परिणाम है, संघनन का है, वाष्पीकरण का नहीं। ठीक है, तो आप समझोगे वर्षा क्या है और ये किस प्रकार, ये गैसों की किस प्रकार से भूमिका है। तो बारिश क्या होता है, वाष्प का एक, संघनन का परिणाम है। तो संघनन के रूप में छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती है, गैस का द्रव बनती है, द्रव से छोटी बूंद हुई, और छोटी की जब बड़ी बूंद हो जाती है, ठीक है, तो घनत्व तो ज़्यादा होता है और ये बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। क्लियर हो गया। तो वर्षा का केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो वृक्ष होंगे तभी वर्षा होगी। ठीक है, वृक्ष से भी वर्षा का संबंध है, और सूर्य से भी। अगर ताप नहीं पड़ेगा तो वाष्प नहीं बनेगी, और वाष्प नहीं बनेगी तो द्रव नहीं बनेगा। ठीक है, तो वर्षा भी आप समझ गए। अब एक टॉपिक लेते हैं लास्ट इसमें, कि CO2 स्थिर होने का कारण। CO2 स्थिर कैसे होता है, आप इसको समझ जाइए। स्थिर का क्या मतलब है, यहाँ पर CO2 बढ़ क्यों नहीं रही है। ठीक है, 0.03% ही क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो CO2 स्थिर होने की एनसीईआरटी में दो वजह दी है। पहली वजह क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण में इसको क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल जो पत्ती में खाना बनता है, इसको पौधे ले लेते हैं। पौधे इसको पहले ले रहे हैं। ठीक है, CO2 को। एक तो ये फिक्स हो गया यहाँ पर, और दूसरा समुद्री जल में ये जो दिया है उसमें, समुद्री जल में जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो कवच होता है, बाहर का खोल होता है, आप कह सकते हैं कवच, आप कह सकते हैं, उनका जो कवच होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप, आप कार्बन का कह सकते हैं, कार्बन का एक रूप है कार्बोनेट, उसका कवच बनता है कार्बोनेट का। जैसा आपने पढ़ा होगा, जो अंडा होता है उसका बाहर का कवर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, वो CaCO3। तो उसी प्रकार, क्योंकि कार्बन है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, तो आप उसका एक कंपोनेंट कह सकते हैं कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आप समझिए इसको, क्योंकि समुद्री जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ रूप घुला होगा, तो जो कार्बोनेट के रूप में होगा। और ये कार्बोनेट कैसे यूज हो रहा है, कवच के रूप में, किसके लिए, समुद्री जीव के लिए। तो CO2 देखिए आप, इसका इतना प्रयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र में तक प्रयोग है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में तो है ही, भोजन बनाने। तो आप समझ रहे होंगे ये इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ ये खपत इसकी हो जा रही है। ठीक है, जबकि जंगलों में आग के रूप में हम भी इसको ले रहे हैं, हम भी इसको छोड़ रहे हैं, सॉरी, जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसको, हम CO2 छोड़ रहे हैं तो इसको पौधे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बराबर हो जाती है, एक तरीके से संबंध बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड, वृक्ष यहाँ पर रात को विपरीत क्रिया होती है इसमें। वृक्ष रात को ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर रात के लिए थोड़ा विपरीत क्रिया होती है, तो आप इसी को समझिए। तो आप समझोगे CO2 स्थिर होने की वजह क्या है, दो कारण पूछ सकता है आपको, प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में समुद्री जीव अपने लिए कार्बोनेट का कवच बनाते हैं, जो कि कार्बोनेट के रूप में CO2 की खपत करता है, मतलब CO2 का प्रयोग है वहाँ पर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए। ठीक है, आप इसको समझ होंगे। इसके बाद फ्रेंड इसमें दिया हुआ है, अगली वीडियो में देखेंगे इसको, लेकिन बता रहा हूँ आपको, इसमें प्रदूषण दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया है बेसिकली वायु प्रदूषण इसमें दिया हुआ है। एक टॉपिक याद रखेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,
ही दिया है केवल, और ओजोन, ये तीनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे। अगली वीडियो में ये पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, पार्ट 2 बनी है आज, पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक बनेगा ओजोन, ओजोन का क्षरण, और उसी में मैं बताऊंगा आपको जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। उसमें कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र के बारे में, ठीक है। तो 3 वीडियो बन रही है केवल, तो आप समझ जाइए इसको, ये यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।